हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम एसएससी जेई मैकेनिकल 2018 के थ्योरी ऑफ मशीन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, जो कि अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, पहला ही प्रॉब्लम देखिए क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ए लोअर पेयर। लोअर पेयर में किस तरीके का कॉन्टैक्ट आपका पाया जाता है। देखिए, दो पेयर रहते हैं आपके, लोअर पेयर और रहता है आपका एक हायर पेयर। ठीक है, हायर पेयर में किस तरह का कॉन्टैक्ट रहता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट दो लिंक के बीच में, और लोअर पेयर में किस तरीके का कॉन्टैक्ट रहता है आपका, सरफेस कॉन्टैक्ट। तो सरफेस कॉन्टैक्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो लोअर पेयर जब यूज करेंगे आप जब सरफेस कॉन्टैक्ट चाहिए होगा आपको, और हायर पेयर जब यूज करेंगे जब आपको पॉइंट कॉन्टैक्ट चाहिए होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काइनेमेटिक चेन इज नोन एज मैकेनिज्म। काइनेमेटिक चेन को मैकेनिज्म कब बोलेंगे, जब नन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड, वन लिंक इज फिक्स्ड, टू लिंक्स आर फिक्स्ड, ऑल ऑफ द लिंक्स आर फिक्स्ड। यानी काइनेमेटिक चेन देखिए, पहले हम एक 4 बार चेन बना लेते हैं। मान लीजिए ये 4 लिंक हैं, ये लिंक नंबर 1, 2, 3 और ये लिंक नंबर 4। चारों लिंक्स में से मान लिया मैंने इस पहले लिंक को फिक्स कर दिया, तो लिंक नंबर 2 को अगर मैं इनपुट मोशन दूंगा तो 3 से होती हुई वो 4 पे पहुंच जाएगी। तो 2 क्या बन जाएगा आपका, इनपुट लिंक, और 4 बन जाएगा आपका आउटपुट लिंक। सिमिलरली अगली बार मैं सेकंड लिंक को फिक्स करूंगा तो कुछ और तरीके की मोशन मिलेगी। थर्ड को फिक्स करूंगा, ये 4 को मूव कराऊं या 2 को मूव कराऊं मेरी मर्जी है। ठीक है, बाकी सब भी तीनों मूव कर सकते हैं। सिमिलरली 4 को, यानी 1 बाय 1 हम एक एक लिंक को फिक्स करके अलग अलग मैकेनिज्म ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 1 लिंक इज फिक्स्ड इज द राइट आंसर। मैकेनिज्म बनाने के लिए आपको कम से कम एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं आप कह सकते हैं कि आपको मैकेनिज्म मिलेगा। देखिए, विच काइंड ऑफ पेयर कैन अटैचमेंट ऑफ ए कार मिरर बी क्लासिफाइड इनटू। यानी गाड़ी का जो शीशा रहता है जो स्लाइड करते हैं आप, वो किस तरीके का पेयर की कैटेगरी में आता है आपका। देखिए बेटा, राइट ऑप्शन इज द स्लाइडिंग पेयर। शीशा कैसे होता है, अप एंड डाउन रहता है ना आपका। ठीक है, साइड मिरर की बात नहीं कर रहा है, ये आपका कार मिरर की बात कर रहा है। ठीक है, जिसे आप ऑटोमेटिकली भी ओपन क्लोज कर सकते हैं और मैनुअली रोटेट करके भी। अगर यही हमारा बाइक का या कार का साइड मिरर होता तो हमारा स्फेरिकल पेयर राइट ऑप्शन हो जाता, लेकिन अभी हमारा स्लाइडिंग पेयर राइट ऑप्शन है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना था। देखिए, विच फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन ए कॉनिकल पाइवोट बेयरिंग विद रेडियस r ऑफ ए शाफ्ट एंड अल्फा एज द सेमी एंगल ऑफ द कॉन। बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट रहेगा आपका, यानी कॉनिकल पाइवोट बेयरिंग के अंदर किस तरीके की हमें फ्रिक्शनल टॉर्क मिलती है, वो म्यू w/2 r कोसिकेंट अल्फा। r तो हमारी रेडियस होएगी, w हमारा लोड जो अप्लाई रहेगा, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोसिकेंट अल्फा में अल्फा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी एंगल हो जाएगा कॉन का। देखिए, प्रॉब्लम नंबर 6 पे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द चेंज इन द वर्टिकल हाइट इन मीटर। इन मीटर के अंदर बतानी है हमारी वाट गवर्नर में कितनी हाइट के अंदर चेंज आएगा अगर मैं स्पीड को 50 आरपीएम से 25 आरपीएम तक लेके जाऊं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाट गवर्नर के अंदर आपका हाइट का और जो स्पीड है उसका रिलेशन क्या रहता है। ठीक है, अगर वो रिलेशन आपको पता है तो आप इस सवाल को बहुत जल्दी कर देंगे। देखिए, रिलेशन देखिए क्या है, n² इज इक्वल टू 895/h, ये रिलेशन है। अब आपको हाइट को निकालना है, ठीक है ना, 895/n²। अब चेंज कितना आया है, 50 से 25 हो गई, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। जब आप इसको कट करेंगे तो मीटर में जो आपकी हाइट आएगी वो आ जाएगी 1.432। ठीक है, वाट गवर्नर का सवाल था ये, बहुत इजी। अब देखिए, हाउ इज द सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड टू गवर्नर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई मैकेनिकल के अंदर, तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप अपने सभी फॉर्मूले को ज़रूर याद करके रखें, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है आपका सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था ये। प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
विच रेशो डिफाइंस, इन सभी रेशोज में से कौन सा ऐसा रेशो है जो कि डिफाइन करता है वार्ड गवर्नर की हाइट को और पोर्टर गवर्नर की हाइट को। देखिए अभी अभी हमने एक स्लाइड से पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि हमारी हाइट ऑफ द गवर्नर इन वार्ड गवर्नर में क्या फॉर्मूला यूज़ होता है। देखिए एच का फॉर्मूला अगर हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 895 अपॉन एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर मैं यहाँ लिख देता हूँ एन स्क्वेयर, ये फॉर्मूला था। और जब आप गवर्नर यूज़ करेंगे पोर्टर तो एच का क्या फॉर्मूला हो जाएगा वो देखिए फॉर्मूला सबसे पहले, वो भी यही फॉर्मूला रहेगा आधा, तो 895 बाई एन स्क्वेयर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म यूज़ रहती है, ब्रैकेट के अंदर यूज़ रहेगा आपका 1 प्लस एम जी, ठीक है ना, और अब प्लस माइनस में यहाँ पे एफ रहता है फ्रिक्शनल टॉर्क, ठीक, और अपॉन में यूज़ रहता है आपका स्मॉल एम जी। ठीक, तो इन दोनों रिलेशंस को जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, अगर फ्रिक्शनल टॉर्क यूज़ ना हो रहा हो तो ये टर्म ज़ीरो हो जाती है, आपका जी से जी कटेगा और एम ये आप एक तरीके से डिवाइड होके आपका फाइनल जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा आपका स्मॉल एम बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इसी को डिवाइड कर लीजिएगा इन दोनों रिलेशंस को, इसकी हाइट को और इसकी हाइट के रिलेशन को। ये है 895 अपॉन एन स्क्वेयर, ये है 895 अपॉन एन स्क्वेयर, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस फिर अगेन ब्रैकेट स्टार्ट एम जी प्लस माइनस एफ, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, इस इधर सिर्फ 1 के अपॉन में नहीं, इस एम जी प्लस माइनस एफ के अपॉन में क्या है आपका स्मॉल एम जी है। ठीक है ना, जी से जी कट जाएगा आपका, फ्रिक्शनल टॉर्क अगर आपका 0 हो जाए तो आपका ये रिलेशन निकल के आएगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। ठीक है, प्रॉब्लम 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैम फॉलोवर हैज़ द हाईएस्ट वियर रेट, ऐसा कौन सा कैम और फॉलोवर का जो रिलेशन है जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम आपकी वियर रेट पाई जाती है। देखिए बेटा, इस तरीके से नाइफ एज फॉलोवर है, आगे से नुकीला रहता है, ठीक, और आपकी कैम जो रहती है वो इस शेप में रहेगी, अंडाकार शेप में, इलिप्टिकल शेप। तो जब ये दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे ना, ये नुकीला है और ये आपकी इलिप्टिकल शेप में है, तो ये नुकीली होने की वजह से फॉलोवर के आगे की शेप, इसके अंदर सबसे मैक्सिमम वियर रेट पाया जाता है। आपके रोलर फॉलोवर भी हैं, फ्लैट फेज फॉलोवर भी हैं, उनके अंदर इतना वियर नहीं पाया जाता जितना नाइफ एज फॉलोवर के अंदर पाया जाता है। अब जब इसके अंदर इतना ज़्यादा वियर पाया जाता है तो हम इसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा। प्रॉब्लम नंबर 10 देखिए, व्हेन द फ्रिक्शन कम्स इनटू द एक्शन बिटवीन द टू रनिंग पार्ट्स, अगर कोई दो मूविंग पार्ट हैं, अगर वो आपके काम कर रहे हैं, मान लीजिए ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो आपका क्या रहेगा, रनिंग पार्ट ऑफ मशीन है ये, ठीक है ना, चलने वाले पार्ट। तो इनके बीच में जो एक्शन होगा उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, ठीक है, हीट जनरेट रहती है अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो। ठीक, ये लाइट, ऑयल, एनर्जी, ये ऑप्शन गलत है, राइट ऑप्शन इज हीट जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि उसने फ्रिक्शन लिख दिया है, फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों के बीच की जो एस्पिरिटीज़ हैं वो घिसेंगे एक दूसरे के साथ और आपकी हीट जनरेट करके आपको देंगी। प्रॉब्लम नंबर 11 पे बढ़ते हैं। विच टर्म डिफाइंस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड की टर्म में फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड फ्लाईव्हील की हमें बतानी है। तो सबसे पहले आपको फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है सी एस इज इक्वल टू एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम अपॉन में कैपिटल एन। ठीक है, एन मैक्सिमम को अगर हम यहाँ पे V1 से दिखाएंगे, V1, और एन मिनिमम को V2 से दिखाते हैं। अब ये कैपिटल एन क्या है, मीन है बेटा ये स्पीड। कैपिटल एन क्या है आपका, N1 प्लस N2 बाय 2। ठीक है ना, ये वैल्यूज पुट कर दीजिएगा आप। अब यहाँ पे हमने V1 V2 ले लिया है एन मैक्स एन मिनिमम की जगह, तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, V1, और यहाँ क्या ले लेंगे, V2। V1 प्लस V2 बाई 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा, V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 अपॉन में V1 प्लस V2 बाई 2। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये आंसर है हमारा। प्रॉब्लम नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रेन वैल्यू ऑफ ए गियर ट्रेन। ये बहुत ध्यान से करना है आपको। देखिए स्पीड रेशो का फॉर्मूला रहता है एक आपके गियर ट्रेन के अंदर, उस फॉर्मूले को पहले लिखते हैं। वो क्या रहता है, N1 बाई N2 इज इक्वल टू T2 बाई T1, यानी स्पीड ऑफ ड्राइविंग गियर अपॉन में स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ अपॉन ड्राइवन गियर और ड्राइवर गियर।
ठीक है ना। ये जो गियर शुरू में आपका इनपुट मोशन प्रोवाइड कर रहा है उसकी स्पीड को कौन रिप्रेजेंट करता है, N1, और जो जिस पे फाइनल आपकी स्पीड पहुंचती है वो आपका ड्रिवन गियर है जो बाद में जाके घूमेगा, N2। इन दोनों का जो स्पीड का रेशो कहलाता है वो स्पीड रेशो का फॉर्मूला है T2/T1। माइनस भी यूज़ करते हैं अगर हम गियर के अंदर यूज़ करेंगे तो इसको, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ माइनस का इतना यूज़ नहीं है क्योंकि फॉर्मूला आपको बिना माइनस के बताना है, T2/T1। तो ये तो था स्पीड रेशो का फॉर्मूला, ठीक है ना। एग्जामिनर ने आपसे दो चीज़ें चेक करवाई, क्या आपको स्पीड रेशो का पता है या नहीं है, और स्पीड रेशो और ट्रेन वैल्यू के अंदर क्या रिलेशन है ये भी पता कराया। तो स्पीड रेशो जो रहता है, स्पीड रेशो ट्रेन वैल्यू से कैसे रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रहता है ये ट्रेन वैल्यू के, 1/T। ये ट्रेन वैल्यू है, ये ट्रेन वैल्यू कहते हैं हम इसको। ट्रेन वैल्यू अपोजिट रहती है, यानी N1/N2 नहीं होगा, N2/N1 रहेगा, यानी स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले पे टिक करके आ जाते हैं। स्पीड रेशो उल्टा रहता है ट्रेन वैल्यू से, ठीक है, तो N1/N2 नहीं, N2/N1 रहता है। देखिए, द बीम विच हैज़ वन डैश एंड एंड अदर डैश एंड इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप चुटकियों में कर देंगे इसको। ये देखिए, अगर मैंने एक एंड को कर दिया फिक्स, ये मेरी बीम है, और दूसरे एंड को छोड़ दिया फ्री, यानी एक एंड मैंने कर दिया फिक्स और दूसरा एंड क्या छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, तो वो कहलाएगी मेरी कैंटिलीवर बीम। यहाँ लोड लगा देते हैं हम W की फॉर्म में, इस एंड को फिक्स कर देते हैं, ये कैंटिलीवर बीम है। कितना आसान सवाल था। देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी की वैल्यू निकालनी है आपको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, और आपको पता क्या क्या है, आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है और पॉइजन्स रेशियो पता है। तो इनका इलास्टिक कांस्टेंट के बीच का अगर आपको रिलेशन पता है तो आप इस सवाल को बहुत जल्दी कर देंगे। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है 200, यहाँ 200 पुट करेंगे आप, म्यू की जगह क्या पुट करेंगे, 0.25 पुट करेंगे। जैसे इसको सोल्व करेंगे फाइनली आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 80 रहेगा आपका। सोल्व कर लीजिएगा इसको, 80 Nm/mm² आपका आंसर आ जाएगा, और वही हमारा राइट ऑप्शन है। स्टील रोड है एक जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 मीटर है। एक्सपीरियंसेस ए हीट ऑफ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। हमने रोड को गर्म किया 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको लेके गए, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन रह गया हमारा 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगापास्कल है। अगर रोड को हमने ओरिजिनल पोजीशन से रेस्ट्रिक्ट कर दिया तब हमारी थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी रहेगी। माफ़ कीजिएगा, तो हमारी थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है। अगर हम एक एंड को रेस्ट्रिक्ट कर दें, सिग्मा थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू रह जाएगी हमारी αTE। ये फॉर्मूला रहता है आपका। अल्फ़ा की वैल्यू देखिए ये गिवन है 12 × 10⁻⁶। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। भाई टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना आया है सॉरी 120 डिग्री सेल्सियस, 30 से 150 पहुंच गया ना टेम्परेचर। ई तो पता ही है हमें 200 गीगापास्कल। बच्चे पूछेंगे कि सर इसमें 2 सेंटीमीटर और 2 मीटर का कहाँ यूज़ हुआ, कहीं यूज़ नहीं होना है बेटा इसका, ठीक है। जब आप अल्फ़ा की वैल्यू 12 × 10⁻⁶ रखेंगे, 120 और 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 × 10⁻³ आएगा। ये यहाँ पे मेगापास्कल में कन्वर्ट करना है ना हमने, तो मेगापास्कल में आंसर पूछा है इसलिए हमने गीगापास्कल को मेगापास्कल में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ ठीक है। तो अगर आपको ये यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत है तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, बेसिक कंसेप्ट्स का, जो मैंने चैनल पे डाल रखा है। वहाँ पे आपको पता चलेगा गीगापास्कल को मेगापास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 288 आपका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 पे। द कंडीशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। द कंडीशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन ए बॉडी आर गिवन बाय। जब थर्मल स्ट्रेस लगती है बॉडी पे तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। देखिए, इट इज़ द फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं थर्मल स्ट्रेस का। क्या फॉर्मूला था, αTE, यही था। क्या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। क्या टेम्परेचर का फंक्शन है, डेल्टा टी अभी तो पढ़ा था हमने पढ़ा नहीं था डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, ठीक। तो टेम्परेचर का भी फंक्शन है, ठीक। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फंक्शन है, बिल्कुल है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट इज द
राइट आंसर। एक ही टॉपिक से आपके 2 सवाल हो जाएंगे। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है बेटा आपको, करेक्ट नहीं चूज करना। करेक्ट तो देखिए उक्सला सबको पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट कौन सा है? ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, नन ऑफ द दीज भी इनकरेक्ट है। तो 1, 2 और 4 आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम 18। इफ द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज इन द 3 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन में स्ट्रेस लग रही है किसी बॉडी पे, ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का केस है, तो उसके अंदर हम स्ट्रेस टेंसर कैसे डिफाइन करेंगे हमारी स्ट्रेस के। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस टेंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। अगर 3D में है, ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, तो मैं तीनों स्ट्रेस लिख देता हूँ, आपको लिखने का तरीका सिखा देता हूँ। सिग्मा एक्स डायगनली लिखिएगा मैट्रिक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, पहले ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको कैसे चलना है, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। ठीक है, सिग्मा वाई से पहले क्या लिखेंगे आप, टाउ एक्स वाई, इसमें रिपीट होती हैं 2 शेयर स्ट्रेस, फिर टाउ वाई जेड, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप टाउ एक्स जेड। ठीक, और उसके बाद लिखेंगे टाउ वाई जेड। तो ये देखिए 3x3 की एक मैट्रिक्स बन गई है, 3D लिख देते हैं यहाँ पे। 3 डायमेंशनल स्ट्रेस लगेगी, तो ये हैं वो स्ट्रेस टेंसर जो मिनिमम डिफाइन करने के लिए हमें चाहिएगी। ठीक है, तो कितनी हो गई ये, 3x3 की मैट्रिक्स है तो 9 हो गई। ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के केस में 9 स्ट्रेस टेंसर चाहिए होते हैं हमको। ठीक है, अगर यही बाई एक्सियल का केस आता, 2D का केस आता, तो हमें सिर्फ 1, 2, 3 और 4, इन चारों की जरूरत पड़ती है। तो 2x2 की ये मैट्रिक्स ऐसे बन जाती है हमारी, ये वाली। ठीक है, लेकिन अभी उसने 3 डायमेंशन में पूछा है तो हम 9 पे टिक करेंगे। राइट, अब देखिए चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, इसको जरा हाईलाइट करके रखें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, अगर मेरी बार है, उसकी लेंथ L है, एरिया A है, लोड उस पर मैंने W लगाया, तो एलोंगेशन कितनी आती है, उसका फॉर्मूला सबको पता है, WL/AE है। अगर मैं सेल्फ वेट को भी कंसीडर कर लूँ, बार का वेट भी कंसीडर करूँ, ये बार के वेट को कंसीडर ना करने पे हमें मिलता है एलोंगेशन। अगर मैं बार के वेट को कंसीडर कर लूँ तो WL/2AE मिलता है। लेकिन इसने पूछा है कि जब मेरा सेल्फ वेट W में कंसीडर करूँ तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। देखिए बेटा, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। और ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन मेरे इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, तो WL/2AE मेरी एलोंगेशन का फॉर्मूला रहता है जब मैं सेल्फ वेट को कंसीडर करके चलता हूँ। देखिए अगला सवाल है इस तरीके से। देखिए भाई, एक ये क्रॉस सेक्शन दे दिया है मेरा, ठीक है, इसका एरिया बता दिया है आपको 700 mm²। ठीक है ना, तो पूछता है PQRS 4 पॉइंट दे दिए इस बार के ऊपर, अलग अलग पॉइंट पे लोड लग रहा है। तो पूछता है RS जो मेरा सेक्शन है उसके ऊपर कितनी स्ट्रेस लगेगी। जाहिर सी बात है, स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना रहता है, P/A। अब एरिया तो हमें पता है 700 mm², क्या P का वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो P की वैल्यू कैसे निकलेगी, जहां मैंने ये सेक्शन 1 ड्रॉ कर दिया है, इससे राइट साइड देखिए कितना लोड लग रहा है, 21 किलोन्यूटन लोड लग रहा है। तो यही 21 किलोन्यूटन अंदर की तरफ कंप्रेसिव लोड है हालांकि, लेकिन यहाँ माइनस का जिक्र नहीं है ऑप्शन में। तो P कितना हो गया मेरा, 21 किलोन्यूटन, 21 × 10⁻3, एरिया कितना हो गया 700। तो 2 0 से इधर की 2 0 कट जाएंगी, एक ही 0 बचेगी। ठीक है, 7 × 21, 3 3 30। तो ये मेरा राइट ऑप्शन आ गया है। ये बाकी सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, इतना सारा नहीं करना होता आपको। प्रॉब्लम नंबर 21, इफ द डायमीटर ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस्ड बाय 30%। अगर किसी कॉलम का डायमीटर शुरू में मान लीजिए उसका डायमीटर D1 है, फाइनल डायमीटर उसका D2 है, अब मैंने उसको 30% कम कर दिया, यानी D2 शुरुआती डायमीटर से 30% कम हो गया है। ठीक है ना, 30% कम हो गया है तो कितना रह गया, 70% रह गया। तो D2 D1 का कितना है, 0.7 टाइम्स ऑफ D1 हो गया है। तो मुझे बकलिंग लोड का फॉर्मूला बताना है। तो P2/P1, अब P2 कितना हो जाएगा जब डायमीटर D2 है और P1 पहले वाला, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है वो डायमीटर को लेके ही बनता है बेटा, ये रिलेशन आप याद रखें, raised to the power 4।
जब आप D2 की जगह 0.7 D1 रखेंगे तो D1 से D1 कट जाएगा, और इसकी पावर जब कैलकुलेट करेंगे तो P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.24 ऑफ P1। ठीक है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 0.24 है तो ऑलमोस्ट 0.25 ही कह सकते हैं, तो इस 25 को टिक करके आ जाते हैं। नहीं, 25% कम हो गया है, तो आपका 75% रह गया है। ठीक है ना, ये राइट ऑप्शन रहेगा आपका। राइट, तो 22वीं प्रॉब्लम पे चलते हैं। व्हाट विल बी द चेंज इन द लेंथ ऑफ ए स्टील बार हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन माफ कीजिए, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया कितना हो जाएगा, 40 है तो 1600 एरिया हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, निकालना है चेंज इन लेंथ, यानी एलोंगेशन निकालनी है आपको, डेल्टा एल। अगर लोड कितना लग रहा है, 250 किलो न्यूटन, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन। एरिया ये आ गया है। ठीक है, और आपकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, 4 मीटर है, तो mm में कन्वर्ट कर लेंगे, 4000 mm हो जाएगी। सभी चीज़ें हम mm या न्यूटन में लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि हमारा आंसर मेगा पास्कल या गीगा पास्कल में आ सके। तो E की वैल्यू देखिए, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 250 गीगा पास्कल। उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना अभी मैंने सिखाया ही था आपको, 10 की 3 मेगा पास्कल। ठीक है ना, ये 10 की 3 मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो गया। अब स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन यूज़ कीजिए, हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को हटाने के बाद क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आता था, P/A। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 250 गुना 10 की पावर 3, एरिया कितना हो जाएगा आपका, 1600। ठीक है ना। अब यहाँ यूज़ करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 250 गुना 10 की पावर 3, और स्ट्रेन क्या रहता है, डेल्टा L/L। लेंथ कितनी है, 4000 है। तो देखिए ये जो था हमारा 250 गुना 10 की पावर 3 से 250 की पावर 10 की पावर 3 कट जाएगा, और डेल्टा एल निकालना है। 4000 इधर है, 1600 इधर है, तो सबसे पहले तो आप 2 0 काट लीजिए। ठीक है, तो 40 उधर चला जाएगा, 16 इधर आएगा, और कुछ मिसिंग तो नहीं रह गया है, हाँ नहीं कोई मिसिंग नहीं है, तो आपका 2.5 आंसर आ जाएगा जब डेल्टा एल की वैल्यू इसको सोल्व करेंगे आप। ठीक है ना। अगर रिलेशन जानना चाहते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन, ये रिलेशन है। स्ट्रेस की जगह हमने P/A पुट किया है, E तो एज इट इज़ है ही, और स्ट्रेन की जगह हमने पुट किया है डेल्टा L/L। बेसिक कंसेप्ट्स के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेक्चर 1 और 2 देखिए, आपको ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 2.5 आंसर आएगा। अब ये देखिए, इस तरीके से एक मेरी बीम है ABCDE। AB लेंथ है स्मॉल l, BD लेंथ है 2l, DE लेंथ है स्मॉल l। B और D पॉइंट पे कैपिटल W लोड लग रहे हैं 2। आपसे पूछता है कि प्योर बेंडिंग कौन से पार्ट में हो रही है, क्या AB में हो रही है या BD में हो रही है या DE के अंदर हो रही है। तो पूरी की पूरी बीम कभी भी प्योर बेंडिंग के अंदर नहीं जाती है, उसका कुछ हिस्सा जाता है, लेकिन उस वही हिस्सा जाएगा जहाँ पे 2 इक्वल और अपोजिट कपल बन रहे हों। अब ध्यान दीजिएगा, B और D पॉइंट पे ही लोड लग रहा है, तो W इंटू 2L और W इंटू 2L 2 कपल बनेंगे आपके इक्वल एंड अपोजिट। तो BD पोर्शन के अंदर आपकी क्या रहेगी, प्योर बेंडिंग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आने वाले कुछ और वीडियोस में मैं कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं फिर